सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम फिज़िक्स में क्लास 9th और क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे उन फार्मूलाज के लिए दिस वुड बी अराउंड 50 फार्मूलाज। इन 51 फार्मूला की आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब आप CBSE बोर्ड के हो सकते हैं, आप ICSE बोर्ड के हो सकते हैं, आप IB बोर्ड के हो सकते हैं, आप किसी स्टेट बोर्ड के भी हो सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड के हैं। बट आई स्ट्रांगली एडवाइजर्स कि ये सारे के सारे बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आने चाहिए। इसमें हो सकता है अगर आप लेट अस अज्यूम आप स्टेट बोर्ड के हैं तो हो सकता है कुछ 2-3 फार्मूलाज आपके सिलेबस में ना हो, बट मोर और लेस क्लास 10th फिजिक्स के जो स्टूडेंट है उसको ये सारे के सारे जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे आने चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, एक डिटेल्ड PDF आपको जो कि नीचे ब्लॉगर का लिंक लिखा होगा वो डिटेल्ड PDF भी आपको मिल जाएगी। तो इनके आपको यूनिट्स मिल जाएंगे, इनकी फुल फॉर्म्स आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट चीज़ जो फिज़िक्स में हमें समझ आनी चाहिए वो ये समझ आनी चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। मैं इन शॉर्ट हर चीज़ का एक एक दो लाइन आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में मैं कर नहीं पाऊँगा। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि यार स्केलर और वेक्टर क्या होता है। फिज़िक्स में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ जो कि फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है SI यूनिट्स। और जो SI यूनिट्स, देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स दैट यू नीड टू दैट आर स्टैंडर्ड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 7 हैं, उनमें से एक यूनिट है जो क्लास 10th के सिलेबस तक नहीं आता, बट जो बाकी के जो 6 यूनिट्स हैं वो सारे के सारे आ ही जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स। देख लीजिए कौन से ये 6 यूनिट्स हैं और वो जो 7th आप 11th-12th में जाके करेंगे उसका भी देख लीजिए। सो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कैंडेला। कैंडेला जो है वो लिमिनोसिटी का, लाइट का SI यूनिट है। वो क्लास 10th के लेवल में नहीं आता, किसी भी बोर्ड में नहीं कराया जाता, 11th में जाके आता है। तो हमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल आप फिजिक्स में नहीं करते बट केमिस्ट्री में करते हैं आप। तो SI यूनिट्स क्या होते हैं, SI यूनिट्स की कन्वर्जन क्या होती है, मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, kg को ग्राम में, ये सब चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैट्रिक सिस्टम में हेक्टो क्या होता है, हेक्टा क्या होता है, डेका क्या होता है, मिली क्या होता है, वो सारा का सारा आपका क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ। थर्ड थिंग, हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हम 6-7 क्लास से करना शुरू कर देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फिजिक्स में हमें इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट्स आना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u अपॉन t। तो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, t जो है वो टाइम होता है। ये मैक्सिमस प्राइमस है, शायद थोड़ी देर तक भाग जाएगा, नहीं भागेगा तो मैं इसको भगा दूंगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u अपॉन t। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत ही फेमस न्यूटन सर का फॉर्मूला है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अनदर वेरी बेसिक फॉर्मूला दैट ऑल ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, नहीं तो मेरे पास स्पेस नहीं बचेगी। और दूसरा, इनके जो यूनिट्स हैं वो भी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, वो जो नीचे PDF है वहाँ पर आपको सारा का सारा मिल जाएगा। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको पावर बोला जाता है। एक और छोटा सा फॉर्मूला जो आता है और बार बार फिजिक्स में यूज हो जाता है, दैट इज वेट इज इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले ली जाती है। तो ये g इनटू मास इज इक्वल टू वेट। ये अनदर बेसिक फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। p, यहाँ जो p है वो मोमेंटम है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, अनदर बेसिक फॉर्मूला वी शुड नो। ये जो फॉर्मूला है इसको यूजुअली हम जो याद करते हैं वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम करके याद करते हैं। मैंने इसको मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके लिखा हुआ है, एक ही बात है। आप यूजुअली इसको डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम करके याद करते हैं। इसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो आता है प्रेशर का। तो प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो A है ये एरिया है। और एक और फॉर्मूला आप
क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ेंगे, जो जिस भी बोर्ड में आप हैं तो वो बोर्ड अपने हिसाब से 9th या 10th में डाल देते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम ऐसे समझते हैं कि रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि यू हैव दिस फ्लूइड, जैसे डैम ले लीजिए, डैम में देयर इज अ हाइट टू विच देयर इज वाटर इन द डैम। तो रो जो होगा वो डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, जी अपना पुराना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच जो है वो हाइट ऑफ द वाटर, मतलब जो हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम जो है उसका एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर के दो फॉर्मूले, ये काफ़ी हिट फॉर्मूले हैं, ये यूज़ होते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया और रो जी एच। ओके, उसके बाद एक और फेमस फार्मूला जो बार बार यूज़ किया जाता है, काफ़ी फार्मूलाज में यूज़ होता है, वो एक्चुअली मैकेनिक्स में भी यूज़ होता है, ये आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी में भी जाके यूज़ होता है। ये है एफिशिएंसी, तो नीटा करके इसको यूज़ करते हैं। अब जो नीटा है वो उसका जो फॉर्मूला है वो है आउटपुट अपॉन इनपुट। आप कितना इनपुट कर रहे हैं और उस इनपुट के अगेंस्ट आपको कितना आउटपुट मिल रहा है। अब ये जो एफिशिएंसी है ये परसेंटेज में भी दी जाती है और फ्रैक्शन में भी दी जाती है। सो अगर आपने इसके फॉर्मूले किए हैं तो कई बार वो फ्रैक्शन में भी नीटा चल जाता है और कई बार परसेंटेज में भी चल जाता है। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू शुड अंडरस्टैंड। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम जो है वो मास है, वी जो है वो वेलोसिटी है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। PE is equal to mgh, potential energy is equal to mass into acceleration due to gravity g, और h कितनी हाइट पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ। सो P is equal to mgh। फिर एक और फॉर्मूला, जैसे ये जो फॉर्मूला ये क्लास 9th ICSE वाले कराते हैं, CBSE वाले अब इस CBSE वाले भी इसको 9th में कराते हैं। अगर आप 9th में नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप 11th में तो इसको पक्का करेंगे। आई एम सॉरी जी। तो फोर्स इज इक्वल टू जी, जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। बेसिकली दिस इज ये एक फॉर्मूला है, न्यूटन का ही फॉर्मूला है, जिसमें अगर दो मासेस हैं m1 और m2, उनमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। सो अनदर फेमस फॉर्मूला क्लास 10 तक करा दिया जाता है। अगर क्लास 10 तक आपको नहीं कराया तो यू कैन स्किप, अगर आप 11th में साइंस लेने वाले हैं तो आपको 11th में कराएंगे। ओके, तो ये जो मैंने सारे के सारे जो फॉर्मूले की लिस्ट, यहाँ तक जो फॉर्मूले की लिस्ट आपको दी है, ये सारे के सारे मैकेनिक्स में यूज़ होता है। अब इसके बाद जो लिस्ट शुरू होती है यहाँ पर, ये हीट की शुरू होती है। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब देखिए हीट में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज़ होता है। हीट में क्या होता है कि लेट अस अज्यूम आपके पास सेम फेज है। सो आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, वाटर ही हीट हो रहा है। सो 20 डिग्री वाटर जो है वो 70 डिग्री वाटर बन गया, या आपने तो ये तो लिक्विड जो है वो लिक्विड ही रहा। या आपके पास अगर कोई मेटल है, मेटल आयरन पीस है, वो आपने 25 डिग्री पे था, आप उसको 50 डिग्री पे लेके गए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये यूज़ होता है अगर आपका जिस भी चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं उसका अगर फेज सेम है तो सेम फेज के लिए MC डेल्टा T यूज़ किया जाता है। अब M जो है वो मास ऑफ दैट सब्सटेंस जिसको भी आप गर्म कर रहे हैं, C जो है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर है जिसके थ्रू आपने उस सब्सटेंस को हीट किया। और याद रखिए यहाँ पर ये जो टेम्परेचर जो डेल्टा T है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके, मतलब एक आदत ही डाल लीजिए, स्पेशली अगर आप 11th-12th में साइंस लेने वाले, एक आदत ही डाल लीजिए कि आप जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही लेंगे। तो हीट में याद रखिए जितना हो सके टेम्परेचर जो है उसको केल्विन में ही चलाइए। यहाँ पर मैंने आपको ये डिस्कस किया था ना, यहाँ ये केल्विन, तो केल्विन में ही इसको चलाइए। तो C जो है वो स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस जिसको आपने गर्म किया, उसका चेंज इन टेम्परेचर। ये Q डैश इज इक्वल टू ML। अब ये देखिए एक डिफरेंस आ जाता है, वो अगर आपने नहीं किया तो क्लास 10th में करेंगे। जो C है वो स्पेसिफिक हीट बोला जाता है और L जो है उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। अब लेटेंट हीट में क्या होता है, इस टाइम जो है वो बेसिकली फेज चेंज हो रहा होता है। फेज चेंज हो रहा होता है मतलब आपका अगर सॉलिड है वो लिक्विड बन रहा होगा, वो जो लिक्विड है अगर आपके पास लिक्विड है तो वो वेपर बन रहा होगा, या इन्वर्स भी हो सकता है, आपका जो वेपर है वो वाटर बन रहा होगा, या मतलब वेपर जो है वो लिक्विड बन रहा होगा, या आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड बन रहा होगा। तो इस टाइम फेज ट्रांजिशन कर रहा होता है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और इसको देख रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 10th में कर लेंगे। तो ये दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, दिस इज अ फॉर्मूला जहाँ फेज चेंज हो रहा होता है। सो Q डैश इज इक्वल टू ML वेयर L इज द लेटेंट हीट। इसके बाद मैं ये जो दो फॉर्मूले आते हैं ये
वेव्स में आते हैं, क्लास 9 क्लास 10 की वेव्स में आते हैं। सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मतलब वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू, या स्पीड ऑफ द वेव जो है, स्पीड ऑफ द वेव जो है वो किसके इक्वल है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के इक्वल है इनटू लैम्डा ऑफ द वेव। लैम्डा ऑफ द वेव मतलब वेव लेंथ ऑफ द वेव उसके इक्वल है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूनिट्स ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, यूनिट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t का मतलब ये हुआ कि ये जो t है यहाँ पर, ये जो t है वो टाइम पीरियड है। एक और फिजिक्स में एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है जो बच्चों को बहुत तंग करती है, वो ये है कि वो जो t है वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो जो t है वो टाइम पीरियड भी हो सकता है। तो काफ़ी बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं। अब वो तो आप जितना पढ़ेंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस है, जितना आपने टाइम डिवोट किया, उतना आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि फिजिक्स बहुत बड़ी है, फिजिक्स बहुत बड़ी है। और आपके पास जो यूनिट्स हैं, चाहे वो ग्रीक यूनिट्स ले लीजिए, चाहे आप इंग्लिश के यूनिट्स ले लीजिए, वो जो यूनिट्स हैं वो 26 ही हैं। तो कई बार जो सेम चीज़ है वो बार बार घूमती रहती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ जो t है वो टाइम पीरियड है, यहाँ ये जो डेल्टा t आपको नज़र आ रहा है ये चेंज इन टेम्परेचर है, कहीं और भी t होगा। यहाँ जो t है वो फिर से टाइम इंटरवल है, यहाँ जो t है वो टाइम इंटरवल है। तो अगर आप देखेंगे आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि यार कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब ये है। एक और एग्जांपल जो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ में ये जो p है ये पावर है, बट यहाँ पर ये जो p था ये मोमेंटम था, और यहाँ ये जो p है ये प्रेशर है। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजियत रहती है फिजिक्स में, तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो ये दो वेव के फॉर्मूले हैं, ये वेव में कराए जाते हैं, और एक साउंड करके चैप्टर आता है उसमें भी ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं, तो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिखे हैं। तो पहला जो है वो है करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो करंट जो कि एम्पियर्स में लिया जाता है, और चार्ज जो है वो कूलम में लिया जाता है, अपॉन टाइम ये सेकंड में लिया जाता है। तो ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया। V इज इक्वल टू IR है, ये ओम्स लॉ है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये भी फेमस फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस, अब जैसे यहाँ पर जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये वाला जो V था वो वेलोसिटी वाला था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स में थोड़ी कन्फ्यूजन आती है, स्पेशली उन बच्चों को जो ज़्यादा फिजिक्स को टाइम डिवोट करते नहीं है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक चार्ज को लिया, वो चार्ज को आपने ये पोटेंशियल से ये पोटेंशियल पे आप ले गए, तो आपने कितना वर्क किया उसको दिया जाता है। उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अगेंस्ट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस फॉर्मूला। इसके बाद जो फॉर्मूला आता है, फिर से काफ़ी फेमस फॉर्मूला जो है वो है पावर इज इक्वल टू VI, मतलब पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। सो अनदर फॉर्मूला, अनदर हिट फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो हम फॉर्मूला करेंगे वो करेंगे F इज इक्वल टू QE। अब F इज इक्वल टू QE का मतलब ये होता है कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू Q, Q मतलब चार्ज, और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो F इज इक्वल टू QE। अनदर फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में करा दिया जाता है। क्लास 10th में इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, एटलीस्ट ICSE बोर्ड में ये इंट्रोड्यूस किया गया। ज़्यादा फॉर्मूले मैंने कभी इसके 11th-12th क्लास में ज़्यादा आते हैं, बट 10th लेवल पे इतना पूछते नहीं है इसको। बट इसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L/A। अब फिर से मैं आपको एक चीज़, जो पहली डिस्कशन हमारी चल रही है उसी में देखिए, यहाँ रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, L जो है वो लेंथ ऑफ द वायर है, A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ जो रो था वो रेजिस्टिविटी था, बट यहाँ पर जो रो था वो डेंसिटी था। तो कंफ्यूज मत होइए। तो R इज इक्वल टू रो L/A। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस जो होगी दैट विल बी गिवन बाय द लेंथ ऑफ द वायर, will be dependent upon the rho which is the resistivity of the wire and A which is the area of cross section of this wire। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L/A। इसके बाद फिर से एक और फॉर्मूला, जैसे आपने यहाँ पर देखा है F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल न्यूटन सर का फॉर्मूला है। ऐसे ही ये कूलम सर का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको ये बता रहा है कि आपके पास दो चार्जेस है Q1 Q2। अब ये जो Q1 Q2 है, ये अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस, मतलब कुछ भी ले लीजिए, जैसे पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये, और या पॉजिटिव ये या नेगेटिव ये, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी गिवन बाय Q1 Q2 by r स्क्वायर। Q1 इज द चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज, Q2 इज द चार्ज ऑन द सेकंड चार्ज, और जो R जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम।
सो एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आगे चलिए, ये दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं रेजिस्टेंसेस के लिए। रेजिस्टेंसेस अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी की होगी या इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो रेजिस्टेंसेस जो हैं या तो आप सीरीज़ में लगा सकते हैं या पैरेलल में आप लगा सकते हैं। तो सीरीज़ के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी रेजिस्टेंसेस आपके पास होंगे, तो सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अगर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में लगी हुई हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 जितनी भी आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं उसके हिसाब से ये फॉर्मूला लगता है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है। तो पहला जो हमने पार्ट खत्म किया यहाँ तक हमने जो खत्म किया था वो मैकेनिक्स खत्म किया था। उसके बाद हमने हीट के दो फॉर्मूले कर लिए, उसके बाद हमने वेव्स के दो फॉर्मूले कर लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले हैं। इसके बाद जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो नज़र आएगा वो लाइट के फॉर्मूलाज नज़र आएंगे। तो लाइट में देख लीजिए, फिर से आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में क्या है। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको रेफरेंस दूँ तो ICSE वाले क्या करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये मिरर का फॉर्मूला है, ये वो क्लास 9th में कराते हैं। और 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F ये जो है ये लेंस का फॉर्मूला है। अब अगर आपने लाइट की हुई है तो एक और चीज़ आपने देखी होगी कि C इज इक्वल टू 2F। ये फॉर्मूला आपको ये कहता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकस, या जो फोकस होता है दैट इज हाफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सिलेबस है, जिस भी सिलेबस में आप हैं उसमें क्या आपको मिरर है। लेंस तो यूजुअली मैंने देखा ही है, बट कुछ सिलेबस में जैसे ये वाला जो मिरर का फॉर्मूला है ये नहीं यूज़ होता, बट भाई बहन ही है, एक जैसे ही नज़र आते हैं। ओके, इसमें एक और फॉर्मूला जो यहाँ पर आपको नज़र आएगा वो मैग्निफिकेशन का होता है। वो जो मैग्निफिकेशन है वो इन टर्म्स ऑफ लेंस की और मिरर की जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ VU और H1 H2 करके वो फॉर्मूला देते हैं। मैं उसकी डिटेल यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन का जो मतलब होता है वो मतलब क्या होता है कि इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की। बेसिकली मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको वो जो लेंस है वो कितना मैग्नीफाई कर देता है। या तो मैग्नीफाई मतलब उसको इतना सा ऑब्जेक्ट है, या हो सकता है वो मैग्नीफाई करके इतना कर दे, या हो सकता है ऑब्जेक्ट आपका इतना हो तो उसका मैग्निफिकेशन कम कर दे। तो वो रिस्पेक्टिव अगर आप लेंस में कर रहे हैं या मिरर में कर रहे हैं उसका एक रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो V और U है और V और U है, फिर से मैं जो बात कंटिन्यू कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपने V और U देखा था वो वेलोसिटी का था, बट यहाँ जो V और U है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ये आपको बुक को रेफर करना पड़ेगा डिटेल के लिए, बट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। उसके बाद एक और यहाँ फॉर्मूला आता है पावर इज इक्वल टू 1/फोकस। फिर से यहाँ पर ये जो पावर है ये वाली पावर देखिए, और यहाँ पर जो हमने पावर देखी थी फोर्स पर यूनिट एरिया, वो पावर दोनों डिफरेंट है। और यहाँ पर भी एक पावर थी, वो पावर जो थी वो इन टर्म्स ऑफ हमने वोल्टेज और करंट के हिसाब से हमने पावर लिखी थी। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, एक्चुअली थोड़ी नहीं काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो पावर इज इक्वल टू 1/फोकस। यहाँ याद रखिए जो फोकस है वो मीटर में ली जाती है। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये sin I अपॉन sin R करके होता है। ग्लास स्लैब्स होती हैं उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और रिफ्रैक्शन होता है। तो डिटेल तो फिर से आप चैप्टर में देखेंगे, उसी में आपको मिल जाएगा। तो इसका एक और फॉर्मूला जो दिया जाता है वो V1/V2 दिया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देयर इज अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू सजेस्ट। काफ़ी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके न्यूमेरिकल्स, इनके कंसेप्ट वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने एग्जॉस्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो चैप्टर वाइज आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स, काफ़ी कंसेप्ट वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। और मेरे आप चैनल में जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, अब फाइनली ये सारा का सारा तो हमारा स्टैंडर्ड, जिसको हम यूजुअली क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। लास्ट का जो हमारा चैप्टर आता है वो यूजुअली एक इसका मॉडर्न फिजिक्स का भी आ जाता है। तो उसके भी जो क्लास 10th में कराई जाती है वो भी देख लीजिए कि उसके भी थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। ये यूजुअली उसमें भी ये वाला जो पार्ट है ये केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री में करा दिया जाता है। बट एक बार देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये रिलेटिव मासेस है, ये एक्चुअल मासेस नहीं है। मतलब ये इन टर्म्स ऑफ kg नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, ये रिलेटिव मास करके कंसेप्ट है। तो रिलेटिव मासेस है। सो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो अप्रॉक्सीमेटली निग्लिजिबल 0 ही माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। प्रोटॉन का 1 है, न्यूट्रॉन का 1 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मासेस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते बट इक्वल ही होते हैं।
तो रिलेटिव मासेस को 1 1 करके चला दिया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और जो न्यूट्रॉन है उसका 0 चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस, रिलेटिव मासेस और उनके जो चार्जेस हैं वो हमें पता होने चाहिए। इसके बाद 3 पार्टिकल्स आपको कराए जाएंगे, अल्फा, बीटा और गैमा। अब अल्फा, बीटा, गैमा में आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो रिलेटिव मास है वो 4 होता है, इसका बीटा और गैमा का जो मासेस होता है वो 0 होता है। इसका जो इस पे जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, बीटा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो -1 होता है और इस पे जो चार्ज है वो 0 होता है। और मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट में एक जो फॉर्मूला आपको कराया जाएगा वो फॉर्मूला ये कराया जाएगा ऐसे करके। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है, केमिस्ट्री में भी कराया जाता है। तो फिजिक्स में आपको नहीं भी समझ आ रहा तो यूजुअली ये केमिस्ट्री के इनिशियल चैप्टर्स में करा दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कार्बन का ये एक आइसोटोप है जिसको ऐसे 13C6 करके लिखा जाता है। यहाँ ये जो ऊपर है ये मास नंबर है, तो ये जो ए यहाँ लिखा हुआ है ये मास नंबर है, ये जो है ये मास नंबर है। ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यहाँ पर ये जो Z लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जिसको कि हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, तो ये एटॉमिक नंबर है। और ये जो n है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो एज प्रॉमिस्ड ये वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं। मिस्टर मैक्सिमम प्राइमस भी आ गए, अब इनका भी खाने का टाइम आ गया। तो हाँ अभी सो ये सारे के सारे वो फॉर्मूले हैं जो कि हमें, ये सारे के सारे वो फॉर्मूले हैं जो कि हमें, अगर क्लास 10th के फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर क्लास 10th के फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये हमें आने ही आने चाहिए। डिटेल जो है उसके लिए आपको चैप्टर देखना पड़ेगा। और ये जो भी फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सबका PDF आपको मिल जाएगा, नीचे PDF मिल जाएगा। PDF में जैसे W = F × D लिखा हुआ है, तो W का मतलब फोर्स का मतलब, D का मतलब विद द SI यूनिट्स, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू। आई होप यू लाइक द लेक्चर। मेरे चैनल पे ये सारे मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो हैं इनके डिटेल्ड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड मैं मिस्टर मैक्सिमस को खाना खिलाता हूँ। चलो हो गया, लेक्चर हो गया, चलो हाँ चलो।